दोस्तों स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने जैक रायन वेब सीरीज के फर्स्ट सीजन के पहले 4 एपिसोड एक्सप्लेन किए थे। बाकी के एपिसोड मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि CIA में सिटिंग जॉब करने वाले एक एनालिस्ट को किसी के अवैध लेन देन पर शक हो जाता है और फिर वो उसकी तहकीकात में पड़ता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई आतंकवादी संगठन है जो ओसामा बिन लादेन की तरह कुछ बड़ा करने की साजिश में है। फिर उसकी सिटिंग जॉब एक एक्शन में बदल जाती है। यही आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक है, पहले जाकर उसे देखें, तभी आपको आगे देखने का मजा आएगा। तो बिना समय गवाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कुछ आतंकवादी चर्च के अंदर जहरीली गैस छोड़कर चर्च को बाहर से बंद कर देते हैं, जिसके कारण कोई भी बाहर नहीं आ पाता और दम घुटने की वजह से सभी की मौत हो जाती है। फिर वहां रेस्क्यू टीम आती है और देखते हैं कि रेस्क्यू करने के लिए वहां कोई बचा ही नहीं है। चर्च में जितने भी लोग थे सब के सब मारे गए और न्यूज चैनल्स के अकॉर्डिंग मरने वालों की संख्या 306 है। और इस हत्याकांड की जिम्मेवारी लेबनान में जन्मे सुलेमान ने ली है। उसने आज ही सुबह एक वीडियो रिलीज की है कि औरतों और बच्चों के मरने का मुझे बहुत अफसोस है। हमारे बच्चे भी हर रोज इसी तरह मरते हैं, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। ये वीडियो जैक और जेम्स भी देख रहे थे। जैक कहता है इसने नौजवानों को बरगलाकर उनकी एक फौज बना ली है और अब वो दुनिया भर के मुस्लिमों को इस लड़ाई में भाग लेने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये साला कोई मुस्लिम नहीं, बस एक साइको है जो हजारों निर्दोषों की जान लेना चाहता है। इसका भाई अली जानता था ये हमला कहाँ होने वाला है। मैं इस हमले को रोक सकता था अगर मैंने उसे मारा ना होता। जेम्स कहता है खुद को इल्जाम देना बंद करो। 9/11 के बाद अमेरिका एयरलाइंस के एक कर्मचारी ने FBI में कॉल करके खुद को सरेंडर करना चाहा। उसने बताया कि उस दिन वो हमेशा की तरह लोगों की टिकट चेक कर रहा था। उस दिन 2 अरबी लोग भी वहां लाइन में लगे हुए थे। फिर उनके पासपोर्ट चेक करके उसने उन्हें आगे जाने दिया। उस समय उन्होंने बहुत ही सस्ते और गंदे जूते पहने हुए थे। वे जूते उनके बिजनेस क्लास टिकट और कपड़ों के साथ जम नहीं रहे थे। फिर 1 घंटे बाद उन दोनों ने प्लेन को पेंटागन बिल्डिंग के अंदर क्रैश कर दिया। इस घटना के लिए वो कर्मचारी खुद को ही जिम्मेदार समझता था, लेकिन वो और करता भी क्या। गंदे जूते पहने होने के कारण वो क्या उन्हें प्लेन में न चढ़ने देता। जिस तरह से वो खुद को ब्लेम कर रहा था, तुम भी उसी तरह खुद को ब्लेम कर रहे हो। दूसरी तरफ हनीन अपनी बेटियों के साथ तुर्की की निजीब नाम की जगह पर पहुंच जाती है। वहां बहुत ही बड़ा रिफ्यूजी कैंप था जहां दूसरे देशों से आए हुए लोगों को रखा गया था। फिर वो एक अफसर के पास जाती है और बताती है कि मैं यूरोप जाना चाहती हूँ। फिर वो अफसर उसके चेहरे को स्कैन करता है और कहता है आपको तो वापस सीरिया जाना होगा, हमारे पास और शरणार्थियों को रखने के लिए जगह नहीं है। फिर रिक्वेस्ट करने के बाद वो उन्हें एक टेंट दे देता है। तभी हनीन को वहां चल रहे टीवी से पेरिस में हुए हादसे की न्यूज पता चलती है, जिसमें उसके पति सुलेमान ने ही इस वारदात का जिम्मा लिया था। ये खबर जान के उसे बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ जैक जेम्स को बताता है कि ये उसकी साजिश थी। उसने एक फेमस पादरी को मरवाया और उसके फ्यूनरल वाले दिन ये कांड कर दिया। उसे पता था उस दिन वहां बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। दूसरी तरफ सुलेमान के घर नए भर्ती हुए लोगों को लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। फिर वो एक आदमी को अपने पास बुलाता है और पूछता है क्या तुम रदवान के आदमी हो? वो कहता है हाँ। सुलेमान पूछता है तुमने इतने गंदे कपड़े क्यों पहने हैं? वो आदमी कहता है क्योंकि मेरे पास बस यही कपड़े हैं। फिर सुलेमान कहता है हमारे पास यहाँ नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए पर्याप्त पानी है, इसलिए तुम नहाकर अपने कपड़े धो सकते हो। फिर उसे अपना वो समय याद आता है जब वो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था। उस समय उसने भी खराब जूते पहने हुए थे, जिसके कारण उसे जलील होना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं डीओ शेल्बी अपनी टीम को उन आतंकवादियों की फुटेज दिखाते हैं जिन्होंने चर्च में जहरीली गैस छोड़ी थी। उनमें से एक आदमी जहरीले केमिकल बनाने में माहिर था। फिर मिस्टर सेक्रेटरी कहते हैं इसमें मुझे US के लिए कोई खतरा नजर नहीं आ रहा, बेहतर होगा ये काम फ्रांस गवर्नमेंट को ही संभालने दो। जेम्स कहता है पेरिस की उस चर्च में 28 लोग अमेरिकी भी थे। ये सिर्फ फ्रांस की नहीं पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। मैं ये काम पिछले 16 सालों से कर रहा हूँ। फिर मिस्टर सेक्रेटरी पूछते हैं तो मुझे ये बताओ बिना US को खतरे में डाले हम उसे कैसे रोक सकते हैं? तभी जेम्स खड़ा होता है और बताता है कि जब हम पेरिस में थे तो हमने सुलेमान और उसके भाई के बीच हुई चैट पड़ी थी। वे एक ऑनलाइन गेम के जरिए बात कर रहे थे। अगर हम सुलेमान को अली बनकर कॉन्टेक्ट करते हैं तो हम उसे अपने जाल में फंसा सकते हैं। सिर्फ हम लोगों को ही पता है कि उसका भाई अली मर चुका है। फिर मिस्टर सेक्रेटरी कहते हैं कि इसके लिए हमें मिस्टर प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर अगले दिन सभी न्यूज चैनल में एक खबर चलाई जाती है कि अली नाम का एक आतंकवादी जिसने पेरिस की एक चर्च पर हमला किया था वो अभी भी फरार है। फ्रांस की पुलिस उसे ढूंढ रही है। ये न्यूज सुलेमान भी सुन लेता है। फिर वो पेरिस में छुपे अपने आदमियों के पास फोन करता है। वे बताते हैं कि पूरे पेरिस में पुलिस घूम रही है। हर 10 किलोमीटर के बाद पुलिस की नाकाबंदी है। फिर सुलेमान उसे अपना एक काम करने को कहता है। अगले सीन में हम क्रिक एयरफोर्स बेस इंडियन स्प्रिंग नेवाडा को देखते हैं
जहाँ से ड्रोन के जरिए आतंकवादियों को मारा जाता था। जब ईवा अपनी सीट पर आकर बैठती है तो विक्टर उसे बताता है कि नई आतंकवादियों की लिस्ट आ गई है। इनमें से एक टारगेट को मैं पहले भी मार चुका हूँ, ये वही स्कूटर वाला आदमी है। फिर ईवा बताती है कि उस दिन बटालियन S2 ऑफिसर से गलती हो गई थी, वो आदमी हमारा टारगेट नहीं था। ये बात सुनकर विक्टर परेशान हो जाता है। ईवा कहती है परेशान मत हो, उस गांव के हर आदमी का आईसिस के साथ संबंध है। लेकिन विक्टर कहता है नहीं, मैंने एक मासूम की जान ले ली। दूसरी तरफ सुलेमान डॉक्टर डैनियल को अपने पास बुलाता है, जो कि बाकी डॉक्टर्स का सीनियर था। सुलेमान पूछता है क्या आपके ग्रुप में सब ठीक है? डैनियल कहता है हमें पानी और भोजन की कमी है, इसके अलावा हमें कुछ दवाइयां चाहिए और मल्टीविटामिन चाहिए। सुलेमान कहता है आप एक लिस्ट बनाकर दीजिए, आपको जो सामान चाहिए मैं उनका प्रबंध करता हूँ। फिर डॉक्टर उससे पूछता है कि आपको हमसे चाहिए क्या? सुलेमान कहता है इनको ले जाकर वापस बंद कर दो। दूसरी तरफ कैंप में हनीन एक ऑफिसर को कहती है कि मुझे तुर्की से बाहर जाना है, मुझे अपने पति से खतरा है। ऑफिसर कहता है कि वीजा मिलना तो मुश्किल है, उन्हें सिर्फ खास कंडीशन वाले लोगों को ही दिया जाता है, या फिर उन्हें जो यूएस गवर्नमेंट के लिए कोई खास जानकारी दे सकते हैं। फिर हनीन कहती है पेरिस में जो हमला हुआ है उसका मास्टरमाइंड मूसा बिन सुलेमान मेरा पति है। ऑफिसर पूछता है इस वक्त आपके पति कहाँ है? हनीन कहती है वो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मेरा बेटा उसके पास है। फिर वो कहती है आई एम सॉरी, मैंने यहाँ आकर गलती कर दी, और फिर वहाँ से भाग जाती है। फिर जल्द ही यह खबर जैक तक भी पहुँच जाती है। जैक कहता है उस ऑफिसर को उसे ढूंढने को कहो और कहो कि जो भी जानकारी मिले हमें बताए। तभी हनीन मिस्टर सादिक से मिलने जाती है और कहती है मैं यूरोप जाना चाहती हूँ। सादिक कहता है इसमें बहुत पैसे लगेंगे। फिर हनीन उसे कुछ जेवर देती है और कहती है मेरे पास बस यही है। सादिक कहता है इतने में तो मैं सिर्फ एक को ही ले जा पाऊंगा, अगर आपके साथ कोई और भी जाना चाहता है तो आपको और पैसे लगेंगे। फिर हनीन उसे अपनी बैंगल्स दिखाती है और बैंगल्स देखकर सादिक मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं विक्टर ईवा को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। विक्टर बताता है कि जब मैंने गलत टारगेट को शूट करने वाली बात सीनियर को बताई तो उन्होंने मुझे 10 दिन की छुट्टी दे दी। फिर ईवा कहती है तुम्हें और क्या चाहिए, कहीं घूमने जाओ, एंजॉय करो। विक्टर कहता है एंजॉय कैसे करूं? हम 10,000 मील की दूरी से एक ट्रिगर दबाते हैं जैसे कोई वीडियो गेम हो और किसी की जान चली जाती है, ये कैसा काम है? ईवा कहती है जब हम एक आतंकवादी को मारते हैं तो बदले में किसी मार्केट में एक बम कम फटता है। दूसरी तरफ जैक सुलेमान से वीडियो गेम के जरिए बात करने की तैयारी में था। फिर वो सुलेमान के सर्वर पर मैसेज करता है आई एम हेयर। फिर इब्राहिम सुलेमान को बताता है कि अली का मैसेज आया है। फिर सुलेमान मैसेज करके पूछता है क्या तुम ठीक हो? जैक लिखता है घायल हूँ, हेल्प चाहिए। फिर वो सुलेमान को एक एड्रेस देता है और कहता है मैं यहाँ हूँ। फिर सुलेमान वो एड्रेस अपने आदमियों के पास भेज देता है ताकि वे वहां पहुंचकर अली की हेल्प कर सके। जैक पूछता है मदद कितनी देर में आ जाएगी? तभी इब्राहिम सुलेमान को कुछ भी टाइप करने से रोक देता है और पूछता है कैसे पता ये अली है या फिर कोई और। फिर वो आईपी एड्रेस चेक करता है। जैक की टीम को पहले ही पता था वे आईपी एड्रेस चेक करेंगे, इसलिए वे पहले से ही पूरी तैयारी में थे। फिर आजमाने के लिए सुलेमान सवाल करता है कि हम पहले जहां रहा करते थे उस बिल्डिंग का कलर क्या है। फिर जैक की एक साथी सैटेलाइट से देखकर बताती है कि उस बिल्डिंग का कलर ग्रीन है। फिर जैक ग्रीन कलर लिख देता है, लेकिन सुलेमान लिखता है यू आर नॉट माई ब्रदर, क्योंकि वे 15 साल पहले वहां पर रहा करते थे और उस समय उस बिल्डिंग का कलर कुछ और था। फिर सुलेमान अपने आदमियों को भी बता देता है कि वे उस एड्रेस पर ना जाएं, इसलिए वे गाड़ी घुमा लेते हैं। जैक कहता है मैं वही हूँ जो तुमसे यमन में मिला था। सुलेमान पूछता है एनालिस्ट। फिर वो पूछता है क्या मेरा भाई मर गया? जैक लिखता है हाँ। सुलेमान कहता है मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। जैक लिखता है उससे पहले मैं तुम्हारी पत्नी हनीन को ढूंढ लूंगा, मुझे पता है वो तुम्हें छोड़कर चली गई है। फिर सुलेमान गुस्से में कंप्यूटर की तारें निकाल देता है। फिर जैक के सीनियर्स पूछते हैं तुम्हें कैसे पता उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है? जेम्स जवाब देता है कि तुर्की के रिफ्यूजी कैंप में एक औरत है जो कहती है मैं उसकी वाइफ हूँ। फिर मिस्टर सेक्रेटरी कहते हैं ढूंढो उसे। दूसरी तरफ मिस्टर सादिक हनीन और उसकी बेटियों को वहां से निकालने की प्लानिंग कर रहा था और उनको ट्रक में बिठाकर वहां से रवाना कर देता है। इधर जैक भी तुर्की के लिए निकल पड़ता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं एक ट्रक के अंदर कुछ लोगों को यूरोप की तरफ ले जाया जा रहा था। उस ट्रक में कुछ बीमार लोग भी थे। ट्रक नॉन स्टॉप जा रहा था, इसलिए हगना मोतना सब कुछ बीच में। दूसरी तरफ जैक और जेम्स तुर्की में पहुंच जाते हैं। फिर लास मिलर नाम का एक ऑफिसर उनका स्वागत करता है और उनको अपने साथ ले जाता है। रास्ते में वो बताता है कि मुझे एक तरजी फैमिली के बारे में पता चला है जो लड़कियां और ड्रग सप्लाई करते हैं। मेरा आदमी आप लोगों को वहां पहुंचा देगा, ध्यान रखना वे सब बुरे लोग हैं। तभी हम विक्टर को देखते हैं, वो भी तुर्की में पहुंच जाता है। फिर वो अपने लिए एक टैक्सी लेता है और बताता है कि मुझे सीरिया के अल्बाब
शाबाब नाम के शहर में जाना है। टैक्सी ड्राइवर कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, यहाँ से कोई भी आपको सीरिया नहीं ले जाएगा। फिर जब विक्टर उसको नोटों की गड्डी देता है तो वो ड्राइवर सीरिया जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर ट्रक को एक गाँव में ले जाता है। फिर डेनिस नाम का आदमी सभी को ट्रक से बाहर आने को कहता है और कहता है तुम लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट है, उसके बाद आगे का रास्ता हम नदी के जरिए तय करेंगे। जिनको भी हगना मूतना है या कुछ खाना पीना है खा पी लो। उस जगह वहाँ के स्थानीय लोगों ने छोटी छोटी स्टॉलें लगा रखी थी, कुछ खाने पीने का सामान बेच रहे थे तो कुछ मोबाइल चार्ज करने का अड्डा लगा कर बैठे थे। फिर हनीन अपनी बेटियों के साथ शौचालय जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर याजीद भी आ जाता है। वो जब डेनिस से उन माँ बेटियों के बारे में पूछता है तो वो बता देता है वे शौचालय गए हैं। फिर वो उन्हें पकड़ने के लिए शौचालय जाने लगता है, लेकिन तभी हनीन उसे देख लेती है। फिर जब वो अंदर जाता है तो गन दिखाकर सभी औरतों को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो सभी शौचालय चेक करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से हनीन आती है और उसके सिर पर पत्थर मारकर उसे गंद में गिरा देती है। फिर वो अपने बच्चों को लेकर जंगल की तरफ भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर कैथी डॉक्टर सियान से किसी वायरस के बारे में बात कर रही थी। डॉक्टर बताता है कि कुछ दिन पहले WHO के कब्रिस्तान में से 2 लोग एक बॉडी को निकाल कर ले गए। उस इंसान की मौत किसी वायरस के कारण हुई थी, शायद वे लोग मिडिल ईस्ट से आए थे। फिर डॉक्टर कैथी उस वायरस के बारे में रिसर्च करने लगती है। दूसरी तरफ लैंस मिलर जैक और जेम्स को तुर्की में टोनी से मिलवाने ले जाता है। टोनी खुद भी लड़कियों का सप्लायर था, इसके अलावा उसके और भी कई काले धंधे थे। टोनी से मिलाने के बाद लैंस मिलर वापस चला जाता है। फिर जैक उसे पूछता है कि हम एक औरत और उसकी 2 बेटियों को ढूंढ रहे हैं जो कल एक कैंप में थी, लेकिन आज उन्हें कहीं और स्मगल किया गया है। टोनी कहता है मैं उन लोगों को जानता हूँ जो कैंप से औरतों को निकालते हैं। वे उन्हें समुद्र किनारे ले जाते हैं और फिर वहाँ से अलग अलग देशों में सप्लाई करते हैं। जैक कहता है कि हमें जगह बताओ। टोनी कहता है सफर इतना भी आसान नहीं है, पुलिस के डर से हर हफ्ते जगह बदलती है, पुलिस को भी पैसे खिलाने पड़ते हैं। पता कर देता हूँ लेकिन बहुत महंगा पड़ने वाला है। फिर जेम्स उसे $20,000 देता है, लेकिन टोनी कहता है 30,000 एडवांस और 25,000 उस औरत के मिलने के बाद। फिर $35,000 में बात डन हो जाती है। जैक को टोनी कुछ खास पसंद नहीं आता और ये बात टोनी भी जानता था। फिर टोनी के जाने के बाद जैक पूछता है हम पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे। जेम्स कहता है उन्हें क्या कहेंगे कि हम अमेरिका से आए हैं और तुर्की में अवैध तरीके से घुसी एक औरत को ढूंढ रहे हैं, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है मुझसे। फिर वो अपनी टोयोटा की गाड़ी लेकर अपने सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में टोनी बताता है कि आईसिस के लोग भी इधर उधर से गाड़ियां चुराते हैं और उनको बेचकर टोयोटा की अच्छी गाड़ियां खरीदते हैं। फिर वो जैक से पूछता है तुम कहाँ से हो मेरे दोस्त। जैक कहता है तुमको ये जानने की जरूरत नहीं। फिर टोनी कहता है ऐसा लग रहा है तुमको मैं पसंद नहीं, अगर मैं भी तुम लोगों की तरह अमेरिका में पैदा होता तो शायद मैं भी अच्छा आदमी होता। मानो या ना मानो, जियोग्राफी से ही किस्मत बदलती है मेरे दोस्त। फिर वे सभी उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो ट्रक हनीन और उसकी बेटियों को लेकर आया था। टोनी पूछताछ करने के लिए चला जाता है और जेम्स जैक को समझाता है कि तुम अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो, हमें टोनी की जरूरत है। फिर टोनी आकर बताता है कि इस आदमी ने बताया है वो औरत यहाँ पर आई थी। फिर एक आदमी उसको ढूंढता हुआ उसके पीछे पीछे शौचालय में गया। फिर उस औरत ने उसके सिर पर पत्थर से मारा और अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से भाग गई। जैक कहता है जरूर वो सुलेमान का ही आदमी होगा। फिर वो हनीन को ढूंढने के लिए शॉर्ट रास्ते से निकल पड़ते हैं। हनीन उस समय अपनी बेटियों के साथ पैदल ही चले जा रही थी, बस उसे अंधेरा होने से पहले तट पर पहुंचना था। फिर वो अपनी बेटियों को कहती है कि नाव पर बैठते ही हमारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। उसकी बेटी कहती है ये रास्ता बहुत ही मुश्किल है। फिर वो अपनी बेटी को डांटती है कि इन जैसे देशों में पैदा होकर तुम्हें पता भी नहीं है कि मुश्किलें क्या होती है। दूसरी तरफ टोनी उन दोनों को शॉर्ट रास्ते से लेकर जा रहा था, लेकिन वो देखता है कि आगे सड़क पर गेट लगा है जो कि पहले वहां नहीं हुआ करता था। फिर वो गेट खुलवाने के लिए उन आदमियों से जाकर मिलता है। वे आदमी टोनी को अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं। जेम्स को लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है, शायद वो हमसे और पैसे ऐंठने के चक्कर में है, लेकिन तभी उन्हें गोलियां चलने की आवाज आती है। फिर वे अंदर जाकर देखते हैं टोनी ने 3 आदमियों को ठोक दिया था क्योंकि वे दरवाजा खोलने के लिए मोटी कीमत मांग रहे थे। जैक कहता है हम इस बेहुदा आदमी के साथ और आगे नहीं जाएंगे। फिर टोनी कहता है एक काम करो, कुछ हफ्ते रुक जाओ, शायद वे तीनों माँ बेटियां मेरे ही अड्डे पर काम करने चली आए। ये बात सुनकर जैक उसे पीटने लगता है। फिर जेम्स उन दोनों का झगड़ा शांत कराता है और जैक को समझाता है कि लोकल आदमी के बिना हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। फिर वो टोनी को कहता है जल्दी से दरवाजा खोलो और निकलो यहाँ से। दूसरी तरफ विक्टर तुर्की में उस स्कूटर वाले आदमी के घर पहुँच जाता है। टैक्सी वाला उसे छोड़कर चला जाता है। फिर वो उस आदमी के घर के अंदर जाने के लिए हौसला जुटाता है और घर का दरवाजा खटखटाता है। फिर उस घर के अंदर से स्कूटर वाले आदमी का बाप निकल कर आता है। विक्टर कहता है मैंने ही आपके बेटे को मारा, लेकिन वो बूढ़ा उसकी लैंग्वेज नहीं समझता था। फिर वो इशारा करके बताता है कि मैंने ही आसमान से उसके ऊपर बम फेंका था। फिर वो बूढ़ा उसे अंदर आने को कहता है। घर के अंदर जाकर विक्टर उनके घर का माहौल देखता है
जो शायद गरीबी रेखा से भी नीचे था। फिर वो बूढ़ा उसे रूम में लेकर जाता है और बैठने के लिए कहता है। उस समय विक्टर की फटी पड़ी थी क्योंकि उसके साथ कुछ भी हो सकता था। फिर उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जिसको उसने गलत ऑर्डर मिलने के चक्कर में मार दिया था। फिर कुछ देर बाद बूढ़ा वहाँ पर वापिस आता है जो कि उसके लिए चाय लेकर आया था। तभी विक्टर अपने बैग में से कुछ पैसे निकालता है और बूढ़े को देने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा पैसे लेने से मना कर देता है। फिर चाय पीते समय वहाँ पर बूढ़े का पोता आता है और फिर वो अंदर जाकर वहाँ से अंडों की ट्रे लेकर आता है। वो विक्टर से पूछता है, क्या आप यहाँ अंडे खरीदने आए हैं? विक्टर कहता है, हाँ, मुझे तुम्हारे सारे अंडे खरीदने हैं। फिर वो अपने बैग के सारे रुपए वहाँ पर रख देता है। फिर जाते समय वो बूढ़े से माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हनीन अपनी बेटियों के साथ समुद्र किनारे पहुँच जाती है। वहाँ दूसरे देशों में भेजने के लिए आदमियों के भर भर कर ट्रक लाए जा रहे थे। वहाँ का माहौल और लोगों का बर्ताव देखकर उनको अजीब लग रहा था। फिर वो हौसला करके बोट में जाने वाली लाइन में लग जाती है, लेकिन यजीद उसे देख लेता है। फिर वो कार से बाहर आकर सुलेमान के पास कॉल करता है और बताता है कि वे मुझे तुर्की के एक तट पर मिल गई है, बताओ क्या करना है। सुलेमान कहता है, मेरी बेटियों को घर लेकर आओ और ध्यान रहे वे देख ना पाए उनकी माँ का क्या हश्र हुआ है। इतने में वे तीनों भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ खड़े आदमी को कहते हैं, हमें तुम्हारे बॉस से मिलना है। तभी दो आदमी हनीन और उसकी बेटियों को खींचकर वापस ले आते हैं क्योंकि यजीद ने उनके लिए पैसे पे करे थे। तभी जैक देख लेता है और फिर वो जेम्स को साथ लेकर हनीन के पास जाने लगता है। वहाँ जाकर वो यजीद के ऊपर गन तान देता है। फिर वहाँ मौजूद बाकी के लोग जैक के ऊपर भी गन तान देते हैं। फिर टोनी कहता है, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ और किस परिवार से हूँ? यूसुफ कहता है, उस लड़के ने उस औरत के लिए मुझे पैसे दिए हैं, अब मैं जुबान से मुकर नहीं सकता। टोनी कहता है, कुछ पैसों के लिए मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। फिर यूसुफ यजीद को समझाने जाता है, लेकिन वो कहता है कि अगर उन्हें औरत चाहिए तो दे दो, उसकी बेटियों को मैं ही लेकर जाऊंगा। फिर जेम्स कहता है ठीक है और जैक को भी हथियार नीचे करने के लिए कहता है। ये देखकर सभी लोग हथियार नीचे कर लेते हैं। फिर हनीन को उसकी बेटियों से अलग कर दिया जाता है। फिर जैसे ही याजीद हनीन को उनकी ओर धकेलता है, जेम्स उसका भेजा उड़ा देता है। फिर सब लोग उन दोनों के ऊपर गन तान देते हैं। टोनी यूसुफ को कहता है, अब तुम्हारी उस लड़के के साथ डील पूरी हुई। फिर वो दोनों तरफ मामला शांत करता है और कहता है, यहाँ हम सब दोस्त हैं। फिर जैक हनीन के पास जाता है और कहता है, हम तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जाएंगे। फिर जेम्स यजीद की जेब से उसका सामान निकाल लेता है और उसकी फोटो खींच लेता है। फिर वो अपनी टीम से बात करके बताता है कि इंसारलिक में एक प्लेन हमारा इंतजार कर रहा है। फिर वो जैक को कुछ पैसे देकर कहता है, जाकर टोनी का हिसाब चुकता करो। फिर अपने पैसे लेने के बाद टोनी उन्हें बाय कहता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। भाई साहब, अमेरिका का सिस्टम देखो कितना तगड़ा है। उस औरत ने तुर्की में एक मामूली से ऑफिसर के आगे कहा था कि मैं सुलेमान की वाइफ हूँ और अमेरिका से दो सोल्जर इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए उसे तुर्की में लेने आ गए और सेफली अपने साथ ले भी गए। फिर तुर्की के एयरबेस पर एक ऑफिसर उन बच्चियों के लिए कुछ गेम्स लेकर आता है। फिर जैक हनीन को साइड में ले जाकर कहता है, मैं आपको यूएस लेकर जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपने सुलेमान को पकड़वाने में हमारी हेल्प नहीं की तो आप वहाँ अपनी बेटियों के साथ रह नहीं पाएंगी। हनीन कहती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सुलेमान कुछ ऐसा कर सकते हैं। फिर वो उसे मैप दिखाकर पूछता है, मुझे बताइए इस वक्त वो कहाँ पर है? मैं समझता हूँ इस वक्त आपको अपने बेटे की फिक्र है। उसको आपके पास लाने के लिए मुझसे जो भी बन पड़ा मैं जरूर करूंगा, बस आप ये बताइए कि वो है कहाँ? हनीन कहती है, आपको वादा करना होगा, आप उसे वापस लेकर आएंगे। जैक कहता है, मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करूंगा उसे वापस ला सकूं। फिर वो जेम्स को जाकर बताता है कि मुझे लोकेशन मिल गई है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं जब जैक अपने ऑफिस जाता है तो जेम्स उसे अपने पास बुलाता है। उस समय ऑफिसर नेथन भी उसके साथ ही खड़े थे। वे पूछते हैं, क्या हनीन और उसके बच्चे ठीक हैं? जैक कहता है, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और गुप्त जगह पर हैं। फिर ऑफिस नेथन कहते हैं, आपने जो लोकेशन बताई थी वो एकदम सही थी। सुलेमान वहाँ है या नहीं ये हमें कंफर्म नहीं है। हम प्रेसिडेंट से उस जगह पर अटैक करने की परमिशन ले रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ फौजी सुलेमान के घर के अंदर घुसने की प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर वे सब अपनी अपनी पोजीशन डिस्कस करते हैं। तभी वहाँ पर जैक आता है और उसके साथ हनीन भी थी। फिर मटीज उससे पूछता है वो बेड के किस तरफ सोता है और क्या वो सोते वक्त अपने पास हथियार रखता है। फिर हनीन बताती है कि वो बेड के पास एक राइफल रखते हैं और गद्दे के नीचे एक पिस्टल। फिर वहाँ से जाते वक्त मटीज जैक को कहता है कि इसके जवाब सही होने चाहिए क्योंकि अब की बार वहाँ हम जाएंगे, तुम नहीं। दूसरी तरफ सुलेमान अपने बेटे समीर को बताता है कि तुम्हारी बहनें घर आ रही हैं लेकिन तुम्हारी माँ नहीं। उसने हमें छोड़कर जाने का फैसला किया। वो जिन दुश्मनों से मिलने जा रही थी उन्होंने ही उसे मार दिया। दूसरी तरफ मीटिंग के दौरान डायरेक्टर बताती है कि हमें ड्रोन फुटेज से पता चला है कि उस घर में टोटल 36 आदमी रहते हैं। 30 से 45 उम्र के 29 आदमी, 6 औरतें और एक बच्चा।
बॉबी कहता है हमें ये तो पता ही नहीं है कि सुलेमान उस घर में है या नहीं। फिर मिस्टर शेल्बी कहते हैं कि सुलेमान के उस घर में होने के चांस 90% हैं। फिर बॉबी कहता है कि 90% चांस होने पर प्रेसिडेंट हमें वहां पर हमला करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों ना हम उस जगह का एड्रेस फ्रांस को दे दें ताकि वो अपनी चर्च में हुए हमले का बदला ले सके। फिर मिस्टर मार्क्स कहते हैं कि हम कल ही उस जगह पर बम गिराकर उस जगह को तहस नहस कर देंगे। लेकिन जेम्स कहता है नहीं, हम ग्राउंड अटैक करेंगे। हमारी स्पेशल ऑपरेशन टीम पिछले 36 घंटों से उसकी प्रैक्टिस कर रही है। बॉबी कहता है हमारे प्रेसिडेंट बिना किसी बात के अपने सैनिकों की जान खतरे में नहीं डालेंगे। फिर जैक कहता है कि उस अटैक से हम सुलेमान को तो मार देंगे, लेकिन हम उसके नेटवर्क को कभी जान नहीं पाएंगे कि वे किस किस देश में क्या काम करते हैं। हो सकता है कि उसने कुछ अटैक्स के ऑर्डर पहले ही दे दिए हों। फिर बॉबी कहता है ग्राउंड अटैक की परमिशन नहीं मिलेगी और अगर एयर स्ट्राइक करनी है तो मुझे सुलेमान के वहां होने के पुख्ता सबूत चाहिए। दूसरी तरफ सुलेमान का बेटा समीर अपनी माँ के कमरे में जाता है और फिर वो अपनी माँ के सामान को और फोटो को देखकर रोने लगता है, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि उसकी माँ उसे छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई है। अगले सीन में हम देखते हैं दो फौजी डॉक्टर कैथी के पास जाते हैं। फिर सार्जेंट एंड्रिया बताती है कि हम आर्मी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इन्फेक्शन डिसीज से आए हैं। हमें आपसे आपके द्वारा भेजे हुए इबोला कंटेनमेंट ब्लीच के बारे में बात करनी है। कार नीचे आपका इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ सुलेमान डॉक्टर्स के हेड डॉक्टर डैनियल को बुलाता है और कहता है मेरे पास आपके लिए कुछ है। आपने जो मल्टीविटामिन मंगवाए थे वो आ गए हैं। फिर डॉक्टर उन दवाइयों को चेक करता है और सुलेमान का शुक्रिया कहता है। फिर वो उन दवाइयों को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अपने साथियों के पास जाकर वो उन दवाइयों को उनमें बांट देता है। शेख अल रदवान भी उस समय उनके ही साथ कैद था। फिर डॉक्टर उसे भी दवा खिलाने के लिए जाता है। उसका साथी कहता है कि इसी की वजह से हम यहाँ पर हैं, इसे मत दो। लेकिन डॉक्टर कहता है कि जब तक हम जिंदा हैं पहले डॉक्टर हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जैक के साथ काम करने वाला एक लड़का उसे सुलेमान की फोटो दिखाता है और कहता है ये फोटो 6 महीने पहले अजरबैजान के निजी हवाई अड्डे पर खींची गई है। उस दिन वो लाइबेरिया से आ रहे थे। वे वहाँ से किसी की लाश लेकर आए थे। ये बात सुनते ही जेम्स समझ जाता है कि वो वही इन्फेक्टेड बॉडी थी जिसके बारे में आज मीटिंग रखी गई है। फिर वे दोनों मीटिंग के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद मीटिंग शुरू हो जाती है। कई ऑफिसर्स डॉक्टर कैथी से सवाल जवाब कर रहे थे। तभी जैक और जेम्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं, हर बार की तरह लेट। फिर जेम्स कर्नल को वो फोटो दिखाता है और कहता है हम ये जानकारी डॉक्टर से भी साझा करना चाहते हैं। फिर जैक डॉक्टर को बताता है कि जिस बॉडी के गायब होने की रिपोर्ट आपने लिखवाई थी उस बॉडी को ये दोनों ही चुराकर अजरबैजान ले गए थे। वो इलाका भगोड़े रूसी वैज्ञानिकों के लिए बदनाम है। वे बड़ी बड़ी लैब में एडमिशन लेते हैं और फिर बायोलॉजिकल हथियार बनाकर उनको ही बेच देते हैं। अब बात शीशे की तरह साफ थी कि ये दोनों इबोला वायरस को हथियार की तरह यूज करना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर बताती है कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है इस वायरस को फैलाना, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये वायरस मर जाता है। इसलिए हवा के जरिए तो इस वायरस को नहीं फैलाया जा सकता और अब तक इस वायरस का कोई इलाज भी नहीं है। फिर जब डॉक्टर कैथी वहाँ से बाहर जाती है तो जैक उसे मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि जैक ने उसे झूठ कहा था कि वो स्टेट डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। अगले सीन में हमें बाल्टीमोर बंदरगाह मैरीलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इब्राहिम और जबीर नाम के 2 बंदे आते हैं। वे यहाँ अपने कंटेनर को संभालने के लिए आए थे जो उन्होंने बाहर से इंपोर्ट किया था। फिर वो एक कंटेनर के अंदर जाते हैं और अपने शरीर को छिपाने के लिए एक ड्रेस और मास्क पहनते हैं। फिर वो बक्सों में से किसी प्रकार का केमिकल चेक करते हैं और देखते हैं उनमें से एक केमिकल की ट्यूब लीक है। फिर वे घबरा जाते हैं। इसी शहर के एक इलाके में हनीन भी अपनी बेटियों के साथ छुपी हुई थी और उनकी सेफ्टी के लिए वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स भी तैनात थे। उनमें से एक लेडी ऑफिसर उन सब के लिए कुछ न कुछ सामान लेकर आती है। वो सुलेमान की बेटी सारा के लिए एक वीडियो गेम भी लेकर आई थी। तभी रात को जैक सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। तभी रात को 3 बजे उसके पास जेम्स का फोन आता है। वो बताता है कि 45 मिनट बाद डायरेक्टर ऑफ चीफ के साथ मीटिंग है और हाँ, सूट पहन कर आना। फिर जब जैक रायान वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है वहाँ पर और भी कई बड़े बड़े ऑफिसर्स पहले से ही मौजूद थे, जो कि काफी टेंशन में दिख रहे थे। लेकिन जैक अकेला ही था जिसने सूट बूट पहना था, यानी जेम्स ने उसके साथ मजाक किया था। तभी सामने लगी स्क्रीन पर मिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं। फिर वे प्रेसिडेंट को सैटेलाइट द्वारा सुलेमान के घर की खींची हुई तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि सुलेमान इस समय घर पर है। पिछले 72 घंटों से इस घर में जितने भी लोग हैं उनकी जनसंख्या में कोई भी बदलाव नहीं आया है। लेकिन हमें एक बात और पता चली है कि कंपाउंड में 12 लोगों को कैद किया गया है और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये 17 हफ्ते पहले अगवा किए हुए डॉक्टर होंगे। उनमें से 4 अमेरिकी हैं। फिर मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं हमारी बेस्ट ग्राउंड टीम को वहाँ भेजो, चलो उनको वापस लाएं। तभी जैक खड़ा होता है और कहता है सर, उस कंपाउंड में एक 11 साल का बच्चा भी है जो सुलेमान का बेटा है। अगर सुलेमान की बीवी ने हमारी हेल्प ना की होती तो हमें वो कंपाउंड कभी नहीं मिलता। उस औरत को बस अपना बच्चा चाहिए। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं रेस्क्यू टीम को कह देना
12 की जगह 13 होस्टेज वापस आने चाहिए। दूसरी तरफ सुलेमान अपने सभी बंदों को मोटिवेट कर रहा था कि आप सब लोग अलग अलग समुदाय से मेरे पास काम करने आए हैं। अब हम जो भी करने वाले हैं उसके कारण हमें आने वाली कई पुश्तों तक सम्मान और शोहरत नसीब होगी। फिर वे सब हवाई फायर करते हैं और उनमें सुलेमान का बेटा समीर भी शामिल था और छोटी सी उम्र में ही उसने हथियार भी उठा लिए थे। अगले सीन में हम देखते हैं सारा वीडियो गेम खेल रही थी। तभी वो अपने भाई को ऑनलाइन देखती है और उसके पास एक मैसेज भेजती है, कहाँ हो तुम। अपनी बहन का मैसेज देखकर समीर खुश हो जाता है और कहता है, अब्बा के पास। तुम कहाँ हो? सारा कहती है, अम्मी के पास, अमेरिका में। ये बात जानकर कि उसकी अम्मी जिंदा है, समीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो अपने अब्बू के कदमों की आहट सुनकर अपनी गेम साइड रख देता है और सोने का नाटक करता है। फिर सुलेमान वहाँ आकर उसको सहलाने लगता है। अब वो समय आ गया था जब वहाँ पर रेस्क्यू टीम भेजी जानी थी। सभी ऑफिसर्स एक बड़ी स्क्रीन पर सब कुछ लाइव देख रहे थे। तभी अमेरिकी फौजी कंपाउंड के पास पहुँच जाते हैं। वे सब एकदम चौकन्ना होकर फूक फूक कर कदम रख रहे थे। उन सब ने नाइट विजन पहने हुए थे। फिर वे अंदर जाने के लिए डोर लॉक को एक बॉम्ब से उड़ा देते हैं और चुपके से अंदर घुसते हैं। फौजी बताते हैं कि बाहर का बरामदा खाली है, हम अंदर जा रहे हैं। फिर वे अंदर जाकर कई कमरों की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता। जेम्स कहता है कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है कि वे सब छुप गए हों। वे फौजी उस घर का कोना कोना चेक करते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं मिलता। इसका मतलब उन सबको इनके आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी। सभी ऑफिसर्स टेंशन में आ जाते हैं। फिर वे वहाँ पर बने हुए तहखाने में जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर्स को बंदी बनाकर रखा गया था। फिर वे उन सभी को बाहर निकलने के लिए कहते हैं। तभी उनको वहाँ पर एक टनल मिलती है। फिर जब वे उसके अंदर जाकर देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे एग्जिट थे। फिर कैप्टन अपनी टीम को अंदर ले जाने के लिए परमिशन मांगता है, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मना कर देता है और कहता है कि होस्टेज को सुरक्षित वापस लेकर आना है। फिर वे सभी डॉक्टर्स को बाहर निकालते हैं। फिर एक फौजी रिदवान को देखकर पूछता है, ये बंदा कौन है? एक डॉक्टर बताता है कि ये उनमें से ही एक है। फिर फौजी उसे ठोक देते हैं। जैक पूछता है वो बच्चा उन्हें मिला या नहीं। आगे से जवाब आता है वो बच्चा हमें नहीं मिला। फिर वहाँ मिलिट्री हेलीकॉप्टर बुलाया जाता है। फौजियों को वहाँ पर कई सारे मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप भी मिलते हैं। फिर वे उन्हें भी अपने साथ ले लेते हैं। फिर वे सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और वहाँ से सेफली बाहर आ जाते हैं। फिर जैक और जेम्स दोनों एक बार में जाते हैं। जेम्स खुशी में पीने के लिए गया था और जैक गम में पीने के लिए। जेम्स कहता है कि हमने उनके पूरे नेटवर्क को तबाह कर दिया, उसे दुम दबाकर भागना पड़ा, ये खुशी की बात है। लेकिन जैक कहता है हमें उसका बेटा नहीं मिला। जेम्स कहता है उस लड़के ने अपनी मर्जी से अपने बाप को चुना है, इसलिए तुम्हें दुख मनाने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं सुलेमान अपने बेटे के साथ ऊंट पर बैठकर कहीं जा रहा था। तभी उसको लेने के लिए एक रशियन आदमी आता है। फिर सुलेमान उससे पूछता है क्या तुम पासपोर्ट लेकर आए हो? वो कहता है हाँ। फिर सुलेमान अपने बेटे को कुछ पैसे देकर कहता है कि ये पैसे इन ऊंट वालों को दे दो। फिर कार में बैठकर वो अपने पासपोर्ट चेक करता है और फिर वहाँ से चलने को कहता है। अब अगले दिन टीवी में न्यूज आती है कि 17 हफ्ते बाद किडनैप हुए डॉक्टर्स अपने घर लौटे, जिनको कुछ रूढ़िवादियों ने किडनैप कर लिया था। उनके घर वाले उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी जैक से मिलने के लिए डॉक्टर कैथी आती है। जैक ने उसे यहाँ पर अपनी सफाई देने के लिए बुलाया था। फिर जैक बताता है कि वो स्टेट डिपार्टमेंट में काम नहीं करता। कैथी कहती है मैं जानती हूँ, तुम हेलीकॉप्टर में घूमते हो और किसी को भी बिना बताए कई दिनों तक गायब हो जाते हो। जैक कहता है मेरा काम ही ऐसा है, मैं CIA ऑफिसर हूँ, मुझे लगता है मैं चाहे कुछ भी काम करूँ तुम मुझे पसंद करती हो और मैं तुम्हें। हमारे बीच कुछ तो स्पेशल है, क्यों ना हम यहीं एक नई शुरुआत करें और फिर हमारे साथ जो भी होगा देख लेंगे। उसकी बात सुनकर डॉक्टर कैथी हाँ कह देती है। दूसरी तरफ सुलेमान के घर से लाए हुए सामान की चेकिंग चल रही थी। तभी एक आदमी एक पैकेट लेकर जेम्स के पास आता है और बताता है कि इसमें कंपाउंड से मिले हुए कुछ कागज के टुकड़े हैं जिनको जोड़ा गया है। फिर जेम्स उन कागज के टुकड़ों को देखता है जिनमें प्रेसिडेंट और डॉक्टर डेनियल की तस्वीर थी। फिर वो जैक के पास फोन करके ये जानकारी उसे भी देता है। तभी जैक टीवी में गौर करता है कि डॉक्टर डेनियल खांस रहा है। जैक कहता है कि उसे पता था प्रेसिडेंट उन्हें जरूर बचाएंगे। इसका मतलब वो हथियार नहीं बना रहा था, बल्कि वो होस्टेज ही हथियार है। अब लास्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं जिन डॉक्टर्स को रेस्क्यू किया गया था उन सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया। फिर चीफ ऑफ डिफेंस सभी को विश्वास दिलाते हैं कि हम जल्दी ही इस बीमारी से राहत पालेंगे और जितनी जल्दी हो सके सुलेमान को भी पकड़ लेंगे। रात को जैक को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे फिर से वही यादें सताने लगती है जब वो फौज में था। फिर वो एक आर्टिकल पढ़ने बैठ जाता है जिसमें यह लिखा था कि शिया इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई। फिर उसके पास डॉक्टर कैथी आती है। वो पूछती है आधी रात को तुम ये आर्टिकल पढ़ने के लिए जागे हो? जैक कहता है कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। फिर वो बताता है कि जब मैं मरीन में था
था तो एक बार एक गांव में मुझे एक बच्चा मिला जो सबकी फोटो खींच रहा था। फिर वो उन फोटोज के $10 मांगा करता था। पैसे कमाने का अच्छा तरीका था। उस समय हम तालिबानियों से एक फैमिली को बचा रहे थे। वो लड़का भी हमारे साथ जाना चाहता था। वो अनाथ था, इसीलिए किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहता था जहां खून खराबा ना हो। फिर मैंने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद उसने बम फोड़ दिया। फिर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसमें सब मारे गए सिवाय मेरे। उन सब की मौत का कारण मैं ही था। फिर वो कैथी को कहता है कि मुझे सुबह 4 बजे ऑफिस बुलाया गया है। इस बात पर हैरान मत हो जाना। कैथी कहती है मेरे मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सुलेमान अपने बेटे के साथ प्राइवेट प्लेन में लीसबर्ग वर्जीनिया पहुंच जाता है। फिर एयरपोर्ट पर उनके पासपोर्ट चेक किए जाते हैं। ऑफिसर पूछता है क्या आप मॉन्ट्रियल से आ रहे हैं? सुलेमान कहता है जी। फिर ऑफिसर पूछते हैं यूएस जाने की क्या वजह है? सुलेमान कहता है मेरे बेटे को लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, इसीलिए मैं यूएस आया हूँ। फिर चेकिंग करने के बाद ऑफिसर कहता है यूनाइटेड स्टेट में आपका स्वागत है। तभी बाल्टीमोर मैरीलैंड की बंदरगाह पर एक कर्मचारी एक कंटेनर को खोलता है। जब वो अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर अजीब सा पाउडर दिखता है। फिर वो उसे सूंघकर देखता है कि ये क्या बला है और उसके बाद वो बीमार हो जाता है और अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है। तभी उसे वहाँ उल्टी आ जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर CIA के ऑफिस में FBI वाले आ जाते हैं। फिर डॉक्टर रॉजर बताते हैं कि आज सुबह मैरीलैंड बंदरगाह पर काम करने वाला एक मजदूर हॉस्पिटल गया। उसे रेडिएशन पॉइजनिंग हुई थी। तहकीकात से पता चला कि रेडिएशन कार्गो कंटेनर में था, बाल्टीमोर बंदरगाह के। फिर जब हमने CCTV चेक किए तो हमें इन दोनों की तस्वीरें मिली। जेम्स बताता है कई बड़े शहर वहाँ से कुछ ही दूरी पर हैं। तभी एक लेडी बताती है कि हमने मैनहट्टन और बोस्टन में संपर्क करके सभी को अलर्ट कर दिया है। डॉक्टर बताता है कि इस रेडिएशन का असर 30 सालों तक रह सकता है और लाखों को मार सकता है। अगले सीन में हम वाशिंगटन मेमोरियल हॉस्पिटल को देखते हैं जहां पर डॉक्टर डेनियल को रखा गया था। फिर सीक्रेट सर्विस एजेंट डॉक्टर कैथी को मिस्टर प्रेसिडेंट से मिलने की परमिशन देता है। फिर डॉक्टर उनको चेक करके बताती है कि फिक्र की कोई बात नहीं है, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। दूसरी तरफ डॉक्टर रॉजर बताते हैं कि हो सकता है वो अगला अटैक मेट्रो स्टेशन या म्यूजियम या फिर कोई धार्मिक भीड़ वाली जगह पर करे। फिर एक लेडी ऑफिसर उनको एक फोटो दिखाती है जहाँ पर उस रेडिएशन का कंटेनर रखा गया था। फिर वो फोटो देखकर जैक पूछता है डॉक्टर हजारों लोगों को मारने के लिए कितना रेडिएशन लगेगा? डॉक्टर कहता है 50 से 60 किलो। फिर जैक कहता है कि मुझे तो ये बहुत कम लग रहा है। इसका मतलब वो हजारों लोगों को मारने की कोशिश नहीं कर रहा। जिस तरह उसने पेरिस में एक पादरी की मौत को जरिया बनाकर बहुत सारे लोगों को मार दिया, यहाँ भी वो कोई इसी तरह का प्लान कर रहा है, लेकिन पता नहीं वो करना क्या चाहता है। दूसरी तरफ सुलेमान अपने आदमियों के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि किस तरह इस पाउडर को हवा में उड़ाया जाएगा, जिससे डक्टिंग पाइप के जरिए सारा पाउडर एक बिल्डिंग में चला जाएगा। अब वो किस बिल्डिंग को निशाना बनाना चाहते थे ये आपको आगे पता चलेगा। उसे ऐसा करते हुए उसका बेटा देख रहा था। फिर वो अपने बेटे को वहाँ से जाने को कहता है। फिर जब उसका बेटा वॉशरूम में जाता है तो वो वहाँ पर 2 आदमियों की बॉडी देखता है। फिर वो डरकर सुलेमान के पास भाग कर आता है और बताता है कि मैंने 2 आदमियों की बॉडी देखी है। वे बॉडी हॉस्पिटल स्टाफ की थी जिनको मार के सुलेमान ने उनके कपड़े चुरा लिए थे। दूसरी तरफ जैक हनीन के पास जाता है और पूछता है क्या आपने अपने घर पर इस तरह की कोई चीज देखी है? वो कहती है नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है? जैक कहता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हनीन कहती है आप मेरे पति को मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेरे बेटे को बचाने की नहीं। फिर जैक पूछता है कि आपके पति को कैसे पता चला कि हम वहाँ रेड करने वाले हैं? एन मौके पर वो अपने घर से गायब कैसे हो गया? हनीन कहती है आई एम सॉरी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। दोस्तों सुलेमान को उस हमले के बारे में उसकी बेटी सारा से पता चला था क्योंकि उसी ने गेम के जरिए अपने भाई को कांटेक्ट किया था। तभी रात को इब्राहिम जो कि सुलेमान का खास आदमी था एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाता है। फिर वो वहाँ पर अपना बैग रखकर वहाँ से बाहर आ जाता है और मोबाइल में एक नंबर डायल करके वहाँ विस्फोट कर देता है। फिर जेम्स ये बात बताने के लिए जैक के पास जाता है। फिर वे दोनों मौकाए वारदात पर जाने लगते हैं। जैक कहता है क्या उनका टारगेट सिर्फ 30-40 लोग थे? पेरिस में तो उन्होंने 300 लोगों को मारा था। फिर जेम्स बताता है उन्होंने उस बॉम्ब के अंदर CGM भी यूज नहीं किया था, ये नॉर्मल बॉम्ब था। फिर जैक एम्बुलेंस को देखकर पूछता है कि ये सारी एम्बुलेंस किस हॉस्पिटल में जा रही है? जेम्स कहता है वॉशिंगटन मेमोरियल हॉस्पिटल में। जैक कहता है प्रेसिडेंट भी तो उसी जगह पर है, जल्दी से कार घुमाइए। फिर देखते ही देखते हॉस्पिटल में भीड़ लग जाती है। सुलेमान भी उस समय वहीं पर था जो एक पेशेंट को अंदर लेकर जा रहा था। तभी जैक और जेम्स भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और जाकर सीक्रेट सर्विस एजेंट से मिलते हैं। वे बताते हैं कि मिडिल ईस्ट से 4 या 5 लोग आए हैं
ये वही लोग हैं जिन्होंने पेरिस में कांड करवाया था। दूसरी तरफ सुलेमान अपने आदमियों के साथ एक लैब में जाता है। वो वहाँ अपने प्लान को अंजाम देने के लिए गया था। तभी जैक सीक्रेट सर्विस एजेंट को बताता है मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर स्पीकर और उनके साथ कांग्रेस के और 13 बड़े नेता इसी हॉस्पिटल में हैं। उनका प्लान उन सभी को मारने का है। फिर एजेंट कहता है हेलीकॉप्टर आने वाला है। सबसे पहले मैं प्रेसिडेंट को बाहर निकालूंगा और मेरी टीम बाकियों को। बस तुम लोग उन आतंकवादियों को ढूंढने में हमारी हेल्प करो। फिर जैक कैथी को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स बताता है तुम्हारा फोन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी सीक्रेट सर्विस को बॉम्ब फटने का खतरा महसूस होता है तो वो एरिया के सभी नेटवर्क बंद कर देते हैं ताकि रिमोट से धमाका ना हो पाए। ऐसी स्थिति में सिर्फ उनके स्पेशल नंबर ही चलते हैं। तुम यहाँ चेक करो, मैं सीढ़ियों की तरफ जाता हूँ। सुलेमान का बेटा समीर उस समय हॉस्पिटल के बाहर कार में बैठा था और वहाँ बैठा अपने अब्बू का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ वे चारों उस रूम में जाते हैं जहाँ से ये सारा डक्टिंग सिस्टम काम करता था, यानी कि वेंटिलेशन सिस्टम। फिर वे वहाँ भी अपनी मशीन लगा देते हैं जिसका कंट्रोल उसके मोबाइल में था और मोबाइल में सिग्नल नहीं था। तभी जब डॉक्टर कैथी अपना फोन चेक करती है तो देखती है कि जैक की 2 बार कॉल आई हुई है और एक मैसेज भी है जिसमें लिखा था मेजर सिक्योरिटी इशू, हॉस्पिटल से भाग जाओ जितनी जल्दी हो सके। फिर वो सीक्रेट सर्विस एजेंट के पास जाती है और पूछती है ये सब क्या हो रहा है। एजेंट कहता है डॉक्टर, हम चाहते हैं कि आप और आपके साथी इसी समय ये फ्लोर खाली कर दें, शायद यहाँ पर हमला होने वाला है। डॉक्टर पूछती है कि बाकी फ्लोर्स पे जो पेशेंट्स हैं उनका क्या। एजेंट कहता है पहले हम प्रेसिडेंट को बचाएंगे और उसके बाद बाकियों को देखेंगे। फिर डॉक्टर कैथी वहाँ पर लगे अलार्म को ऑन कर देती है। अलार्म की आवाज सुनकर सुलेमान अपने साथियों को अलग अलग नीचे जाने को कहता है। उनमें से एक आतंकी सीढ़ियों के रास्ते जाने लगता है और जेम्स सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। फिर वो आतंकी जेम्स को देख लेता है और वापस जाने लगता है, लेकिन जेम्स उसे आवाज लगाकर रुकने को कहता है। फिर वो आतंकी उस फ्लोर पर जाकर जबरदस्ती लिफ्ट खोल देता है और कैथी के साथ नीचे जाने लगता है। जेम्स को पता चल जाता है कि वो लिफ्ट से नीचे जा रहा है। फिर जब वो नीचे पहुंचता है तो उससे पहले जेम्स वहां पहुंच जाता है और लिफ्ट खुलते ही उसे ठोक देता है। फिर वो कैथी को कहता है डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ जैक को भी गोलियां चलने की आवाज आती है। फिर वो आवाज की तरफ आतंकी का पीछा करता है। इतने में सुलेमान बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। फिर जब वो कार के पास जाने लगता है तो उसका बेटा उसे देखकर कार से बाहर आ जाता है और अपने अब्बू को आवाज लगाता है। तभी ड्राइवर सीट पर बैठा आमिर भी बाहर आ जाता है और समीर को अंदर बैठने के लिए कहता है। वे दोनों अपनी ही लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से सामने की कार में बैठे पुलिस वाले को उन पर शक हो जाता है और वो उनको गन पॉइंट पर लेकर कहता है जो जहां है वही रहे। लेकिन आमिर जैसे ही अपनी गन निकालता है वो ऑफिसर उसे शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर वहां पर और भी पुलिस वाले आ जाते हैं और समीर को अरेस्ट कर लेते हैं। सुलेमान अपने बेटे को इशारा करके उसके पास से ही गुजर जाता है कि मुझे आवाज मत देना। इतने में जैक भी वहां आ जाता है और वो भागकर जा रहे सुलेमान और उसके साथी पर गोलियां चलाने लगता है। वे दोनों भागकर मेट्रो स्टेशन में घुस जाते हैं। उस समय मेट्रो स्टेशन में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। जैक भी पीछा करते करते मेट्रो स्टेशन में पहुंच जाता है और उन दोनों को वहां से भागते हुए देख लेता है, जो कि प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर पटरियों की तरफ भागने लगते हैं। इब्राहिम उस समय हॉस्पिटल में ही था। फिर वो भी गेट के जरिए बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ जैक सुलेमान और उसके साथी का पीछा कर रहा था। फिर वे दोनों जैक के ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर मेट्रो आ जाती है। फिर जैक सुलेमान के आदमी को एक गोली मार देता है, जो मेट्रो के आगे आने से निपट जाता है, लेकिन सुलेमान उस टनल से बाहर भाग जाता है। तभी जैक को वहां पर सीढ़ियां दिखती है। फिर वो दरवाजे का ताला तोड़कर उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। सुलेमान चलते चलते नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। फिर वो अपने मोबाइल को चेक करता है, लेकिन उसके मोबाइल में अभी भी सिग्नल नहीं था। फिर वो वहां से बाहर निकलता है और प्लेटफॉर्म पर एक फ्लैग और टोपी चुरा लेता है ताकि किसी के पहचान में ना आए। तभी जैक भी वहां पहुंच जाता है और आवाज देता है तुम्हारा बेटा मेरे पास है। ये बात सुनकर सिर्फ सुलेमान ही पलटता है। फिर जैक हवा में एक गोली चलाता है, जिसकी आवाज से सभी डर जाते हैं और थोड़ा झुक जाते हैं। फिर वो सुलेमान को ठोक देता है। फिर वो सुलेमान के पास जाता है और उसका फोन उठाकर बंद कर देता है, जो कि नेटवर्क को ही सर्च कर रहा था। अब फाइनली सुलेमान का केस क्लोज हो गया था। नहीं, अभी एक बचा है, सुलेमान का खास जमूरा इब्राहिम। फिर कुछ देर बाद वहां पर जेम्स आता है और कहता है कि एक एनालिस्ट ने काफी अच्छा शॉट मारा। जैक कहता है भाड़ में जाओ। जेम्स कहता है अपने बॉस से इस तरह बात करोगे तो जिंदगी भर ऑफिस में ही सड़ोगे। जैक कहता है प्रॉमिस। फिर वे दोनों समीर को लेकर उसकी माँ हनीन के पास जाते हैं। वे दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। उसकी बहनें भी अपने भाई को मिलकर बहुत खुश होती हैं। हनीन की आंखों से लग रहा था जैसे वो जैक को शुक्रिया कह रही हो, क्योंकि जैक ने अपना वादा निभाया। फिर जेम्स कहता है कि तुमने एक लड़के की जिंदगी को खराब होने से बचा लिया। अब उस घटना को 4 महीने बीत जाते हैं। तभी हम मैटिस को देखते हैं, जो कि मोरक्को में आया था। मैटिस वही पुलिस वाला था जिसने जेम्स के साथ अफगानिस्तान में काम किया था। फिर वो एक होटल रूम में जाता है और अपने लिए एक चाय बनाता है। फिर उसी रूम में इब्राहिम भी आ जाता है, जो कुछ खाने पीने का सामान लेकर आया था। फिर जब वो सामान को लेकर किचन में जाता है तो वहाँ पर एक चाय का कप पड़ा हुआ देखता है। फिर वो जैसे ही पलटता है मैटिस उसे ठोक देता है।
इंसानियत के दुश्मनों का इसी तरह तो सफाया किया जाता है। फिर नेक्स्ट डे जैक जेम्स के ऑफिस में जाता है। जेम्स बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है मॉस्को में एज ए डिप्टी चीफ ऑफ स्टेशन। फिर जैक कहता है बॉस मैं तो पहले भी यही था और अब भी यही हूँ। फिर जेम्स कहता है ये दिमागी झोलझाल तुम्हें ही मुबारक। फिर वो जैक को बताता है कि मैं काफी समय बाद कल मस्जिद में गया, वहाँ मैंने एक बात सीखी, खुदा का सच्चा बंदा वही है जो बाकियों के लिए भी वही मांगे जो उसने खुद के लिए मांगा है। बात छोटी है मगर गहरी है। फिर वो अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद ऑफिसर नेथन जैक को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि एक जगह खाली हुई है तो उसे भरना भी तो है और मेरे दिमाग में सिर्फ तुम्हारा ही नाम आ रहा है। मैं तुम्हें टी फ्रेड का हेड बनाना चाहता हूँ, तुम ही इसके हकदार हो, चाहो तो थैंक यू भी बोल सकते हो। ट्रांसफर से पहले तुम एक बार इस फाइल को पढ़ लेना। इस फाइल में कुछ नए रूल्स हैं जो जेम्स ने तुम्हारे लिए छोड़े हैं। जैक तुमने बहुत अच्छा काम किया और बाकियों को भी सिखाया। फिर जब वो फाइल खोलकर देखता है तो उसमें एक स्लिप लगी थी जिसमें लिखा था तुम्हारे लिए मॉस्को की टिकट बुक करवा दी है और ये टिकट जेम्स ने ही बुक करवाई थी, यानी कि जैक भी जेम्स के पास ही जाने वाला था। और इसी के साथ इस वेब सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वेब सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वेब सीरीज के अभी भी 3 सीजन बाकी हैं। अगर आप कहोगे तो मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करके ले आऊंगा, वरना एंजॉय द अनदर वीडियो। तो मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।